दोस्तों नौकरी.com ने भी सोमवार के दिन अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। ये भी एक मेजर इवेंट था, काफी इन्वेस्टर्स को इस दिन का इंतजार था। तो दोस्तों एक चीज इसमें गौर करने वाली है कि रेवेन्यू में इस साल इसके काफी दबाव देखने को मिला, मार्जिन्स भी इसके कहीं ना कहीं काफी कम हुए हैं। तो क्या ऐसा रीजन है जो ये रेवेन्यू नहीं कर पा रही है? क्या इसने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इतना ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड कर दिया कि ये अपने एक एक सेगमेंट में फोकस नहीं कर पा रही है, या ये सिर्फ एक कोविड का इम्पैक्ट था, या फिर वजह है कुछ और? इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, इसके सर्विसेज किस किस सेक्टर में है, क्या इस गिरावट में हमें इसे बाई करना चाहिए और गिरावट का इंतजार करना चाहिए, और जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो इन्हीं सारी डिटेल्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों इससे पहले कि हम आगे की चर्चा करें, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसका जो मेजर बिजनेस है, जो मेजर इसका रेवेन्यू आता है, वो नौकरी.com करके इसका पोर्टल है, वहां से इसका रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू का सोर्स इसका वहां पे है, जैसे जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो अपना पोस्ट वगैरह डालते हैं, उसका रेवेन्यू आता है। फिर स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ इनके कोर्स वगैरह भी वहां पे जाते हैं, तो वहां से इसका रेवेन्यू आता है। कुछ एड्स वगैरह का रेवेन्यू रहता है। तो टोटल मिला के ये रेवेन्यू इसका मेजर रेवेन्यू है। और उसके बाद नौकरीगल्फ.com करके इसका एक पोर्टल है। ये फॉरेन के अंदर में जो वैकेंसीज वगैरह रहती है उसके लिए एडवर्टीजमेंट करती है, जो कंसल्टेंसीज वगैरह रहती हैं वो यहाँ पे पोस्ट वगैरह करती हैं, तो वो इसको चार्जेस वगैरह पे करती हैं। और शिक्षा इसका जो है एनजीओ है, ये इसी का जीवनसाथी.com मैट्रोमोनियल साइट है, भारत की मतलब एक तरीके से पहले दूसरे नंबर पर आती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं टॉप लेवल पे की मैट्रोमोनियल साइट है। वहां से इसका रेवेन्यू आता है। वहां पे जो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जो वर वधू लोग होते हैं वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, वो इनको मतलब मेंबरशिप वगैरह लेते हैं, वो चार्जेस ये इसको मिलता है। 99 एकर्स ये प्रॉपर्टी की साइट है। यहाँ पे जो रियल एस्टेट के जो एजेंट वगैरह होते हैं वो अपने, या ऑनर वगैरह रहते हैं, वो अपनी पोस्ट डालते हैं जो उनको प्रॉपर्टी सेल करनी रहती है, उसके बदले में ये इनका प्रीमियम प्लान अगर लेते हैं तो उसका रेवेन्यू इनको आता है। फर्स्ट नौकरी.com यानी कि फ्रेशर्स वगैरह के लिए जो रहती है वहां से इसको रेवेन्यू आता है। क्वाड्रेंगल इसकी कंपनी है। तो ये सारे इसके जो है दोस्तों कंपनीज है। और इसकी सब्सिडरीज की अगर बात करें तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ये सारी इसकी जो है सब्सिडरीज है। ये जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ से भी इसका रेवेन्यू जो है कुछ ना कुछ आता ही है। इसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, कुछ ना कुछ इन कंपनीज का स्टेक इसने लिया हुआ है। उन्नति, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, कैनवरा, हैप्पी एंड मैरिड, इस तरीके के जो ये पोर्टल हैं ये भी इसी कंपनी के हैं दोस्तों। तो ये एक तरीके से पोर्टफोलियो तो इसका काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग इंडस्ट्रीज से इसके रेवेन्यू आता है। और नो डाउट ये कंपनी का जितना भी बिजनेस मॉडल है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है दोस्तों। आजकल एक तरीके से हस्बैंड वाइफ क्या चाहते हैं कि उनकी पर्सनल चॉइस हो, तो वो मेंबरशिप लेके अपने लिए हस्बैंड वाइफ खुद सर्च कर रहे हैं। एक तरीके से इसका बेनिफिशियरी डायरेक्टली ये कंपनी रहेगी। दूसरा, नौकरी की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, तो जॉब की कोई कमी होने वाली नहीं है। कभी कहीं पे भी वैकेंसी खत्म होती है तो वैकेंसी के एड्स वगैरह डलते ही हैं, तो वो रेवेन्यू इसका कम नहीं होने वाला है। स्पेशली इस कंपनी का तो ये तो कभी कम होगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट लीडर एक तरीके से ये है। और तीसरी चीज 99 एकर्स, जिस तरीके से रियल एस्टेट में जो है काम हमेशा ही बना रहेगा, चाहे आप सेलिंग उतना नहीं भी रहेगी रियल एस्टेट की, लेकिन उसमें रेंटिंग वगैरह का काम और ये सारे काम वगैरह रहेंगे, तो ब्रोकर्स वगैरह से इसको जो है आने ही वाला है रेवेन्यू। जोमेटो एक तरीके से नया ही बिजनेस है, जो डिलीवरी, फूड डिलीवरी का काम है, एक तरीके से एकदम नया सेगमेंट है, यहाँ पे इसका बिजनेस जो है आने ही वाला है। पॉलिसी बाजार इसका जो बिजनेस है उसी तरीके से वो भी है। यानी कि टोटल अगर कह सकते हैं, टोटल इसका जो पोर्टफोलियो है फ्यूचर ओरिएंटेड है। इस कंपनी के अंदर में मतलब इन्वेस्ट करना बोले तो आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल इस लेवल के लिए इन्वेस्ट करना, यानी कि रिटायरमेंट का जो प्लान है हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस आएंगे, ये आते ही रहेंगे दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं, अब इसके जो है हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1 मई 1995 को ये कंपनी फाउंड हुई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद में जो है इसने 27 अप्रैल 2006 को इसका आईपीओ आया था, और 2006 में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई थी। और उसके बाद में एक छोटी कंपनी से इसका शुरुआत हुआ दोस्तों, काफी कम प्राइस का इसका स्टॉक हुआ करता था उस टाइम पे। और उसके बाद में इसने इन्वेस्टमेंट इतने अपने डाइवर्सिफाई किए, आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट से ये कंपनी मैट्रोमोनियल में आ गई, उसके बाद रियल एस्टेट में आई, फिर एजुकेशन में आई, और इस तरीके से अभी भी ये जो है फूड सेगमेंट में, पॉलिसी जो फाइनेंस सेगमेंट है, हर तरीके के सेगमेंट में ये एंटर कर रही है दोस्तों। तो ये तो रही बात इसके हिस्ट्री की।
अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। करंट मार्केट प्राइस इसका 4,999 चल रहा है। 52 वीक लो इसका 2660 है। 52 वीक हाई इसका 5,880 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 64,376 करोड़ का है। स्टॉक का पी जो है दोस्तों अभी काफी महंगा चल रहा है, 469 इसका पी है। बुक वैल्यू 170 है दोस्तों इसका। प्राइस टू बुक भी काफी ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड इसमें ना के बराबर है। आरओसी इसका 7% है। आरओ इसका 6% है। फेस वैल्यू इसका 10 है। करंट रेशियो इसका 2 है। और डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ही है। डेट इसके पास में ज्यादा नहीं है, 77 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग 38.4% है। और पहला जो नेगेटिव इसमें मेरे को दिख रहा है दोस्तों ये है कि प्रमोटर इसमें जो है 0.06% स्टेक सेल कर रहे हैं। हालांकि पी इसका काफी महंगा है, ये जस्टिफाइड है, हम वेट कर लेंगे। और बुक वैल्यू इसका काफी कम है, एक तरीके से प्राइस टू बुक भी काफी ज्यादा है, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन ये जो है ना प्रमोटर अपनी सेल कर रहे हैं स्टेक, ये क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये संभावना हमें लग रही है कि यार ओवर वैल्यूड हो चुकी है ऑलरेडी ये कंपनी, है ना। और इसको अगर अभी इस लेवल पर हम अगर प्रमोटर भी सेल कर रहे हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। एफआईएस भी सेल कर रहे हैं 1.25% तक का, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखना है बीएसई की वेबसाइट पे, एफआईएस भी इसमें सेल कर रहे हैं। कैश हालांकि इसमें अच्छा है 529 करोड़ डेट के मुकाबले, यानी कि जीरो डेट कंपनी हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये एक पहला नेगेटिव पॉइंट हमको दिख गया। दूसरा भी नेगेटिव पॉइंट है इसमें, जो आपने देखा ही होगा, जब रेशियो हम पी रेशियो इसका देख रहे हैं तो वो एक दूसरा इसका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है बॉस, अगर वैल्यूएशन की बात कहाँ पे अगर ज्यादा पी है वो कहाँ पे ज्यादा जस्टिफाई होता है दोस्तों, कि अगर कंपनी जो है मार्केट साइज कंपनी का छोटा है, 60-70 हजार लार्ज कैप कंपनी एक है और उसका पी इतना ज्यादा है, तो उसमें कितना ग्रोथ अगर होती है तो पी कम हो जाएगा। पता है आपको, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप अगर उसका हो जाएगा रिलायंस के बराबर का, तो उसका पी थोड़ा सा मतलब उसका पी फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम होगा। और इतना जल्दी ऐसा होने वाला है ये आप समझ सकते हैं, खुद आप इंटेलिजेंट हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, इसके पिछले 5 साल का डेटा हम देखते हैं कि किस तरीके से इसने रेवेन्यू किया हुआ है। 2016 से 2021 तक इसने लगातार जो है रेवेन्यू में ग्रोथ करी। थोड़ा सा इस साल कम हुआ है, इसका रीजन भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो है नेट प्रॉफिट में भी इसने जो है लगातार अपना ग्रोथ करी थी। 2017 में इसको इनफैक्ट लॉस हो गया था, उसके बाद में 2020 में इसको लॉस हो गया था, फिर उसके बाद अभी 2021 में इसको प्रॉफिट हुआ है। यानी कि ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो सेक्टर है ना अभी सरवाइव कर रहा है, कह सकते हैं हम, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में ये सेक्टर जरूर है, कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट में एंटर कर चुकी है और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें ऑलरेडी कर रखी हैं, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें, इसलिए पहले से ही ये स्टॉक अभी इतने प्रीमियम पे मिल रहा है। ठीक है ना। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसके जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, इसका कैसा ग्रोथ हुआ है वो देखते हैं। उसके बाद हम डिटेल वाइज लास्ट में इसकी चर्चा करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में तो दोस्तों इसने ग्रोथ करी है, जो कि अच्छी बात है, 6.5% की। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो या नेट प्रॉफिट देख लो, इसके खर्चे जो है वो देख लो आप, वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अगर नेट प्रॉफिट देखो वो कम हुए हैं, 69 करोड़ से 66 करोड़, यानी 4.5% तक कम हुए हैं। और मार्जिन्स भी इसके जो है काफ़ी कम हुए हैं दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं कंपटीशन का जो सामना है मार्केट से इसको करना पड़ रहा है। अभी कंपटीशन बढ़ने का मतलब दोस्तों मेरा क्या है कि अभी जो है नए नए काफ़ी जो जॉब प्लेटफॉर्म्स है वो भी आ चुके हैं, और एक तरीके से ये अभी इजी हो गया है दोस्तों। कोई भी एक ऐप बना सकता है, कोई भी सिस्टम, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टार्टअप को फंड वगैरह भी जल्दी मिल जाता है। तो ये एक नेगेटिव इसका तगड़ा मेरे को दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इसके बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। कंपटीशन बहुत मिल रहा है। जो मैट्रोमोनियल साइट है वो भी आपका 2-3 कंपनियां हैं, और भी नई नई आए जा रही है। अब तो हर स्टेट अपना अलग अलग मैट्रोमोनियल साइट बना रहा है, तो समझ सकते हैं कितना इसको कंपटीशन तगड़ा मिल गया। दूसरा जो नौकरी का जो प्लेटफॉर्म है वो भी इसके नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं अभी, जैसे अलग अलग है, साइन है अपना, इंडीड है, अलग अलग छोटे स्मॉल वर्कर्स के लिए जैसे वर्क इंडिया, इस तरीके के प्लेटफॉर्म अभी आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं मतलब कितना इसको तगड़ा कंपटीशन अभी मिल रहा है, जिसकी वजह से इसको अपने मार्जिन्स वगैरह कम करने पड़ रहे हैं। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें दोस्तों, तो 1272 करोड़ से 1098 करोड़ इसने रेवेन्यू किया। रेवेन्यू में डिक्लाइन है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है 31% का, यानी कि ये रिवर्स हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं था और रेवेन्यू में था, अभी रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट में है। और मार्जिन्स भी इसने ईयर ऑन ईयर पे भी कम किए हैं दोस्तों। ये काफी मतलब एक तरीके से ना मार्जिन पे इसके इंपैक्ट पड़ रहा है दोस्तों, मार्केट के कंपटीशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस पे पड़ रहा है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो एफआईएस का इसमें मेजोरिटी स्टेक है। ठीक है दोस्तों, 39.33%।
प्रमोटर का प्लेज वगैरह कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड्स का इसमें 10.32% का स्टेक है। एफआईएस का इसमें 39.33% का स्टेक है। प्रमोटर का जो स्टेक है 38.41% का है। और अगर प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो संजीव बालचंदानी जी का इसमें 24.6% का स्टेक है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो है इसमें 5.2% का स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि एचएनआईज वगैरह का इसमें 8.9% का स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का इसमें 11% का स्टेक है दोस्तों ओवरऑल। और अगर देखा जाए फ्री फ्लोट इसमें इसका फ्लक्चुएशन मार्केट में आपने देखा होगा दोस्तों काफी तेज होता है, क्योंकि जो इसके स्टॉक है ना सभी होल्ड करके चल रहे हैं अभी, तो इसका जो स्टॉक है काफी तेजी से बढ़ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी कम स्टॉक इसमें रखे हुए हैं और किसी ना किसी दिन दिक्कत भी हो सकती है। इस वजह से फ्री फ्लोट कम होने का बहुत नुकसान भी होता है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मिलते नहीं है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है कम स्टॉक्स होने की वजह से, और लोग बाइंग पे ज़्यादा पैसा देने को तैयार रहते हैं और एक तरीके से डंप हो जाता है एक जगह पे स्टॉक का प्राइस। लेकिन अगर बेचता है ना इसमें, फिर सप्लाई तगड़ी आती है तो उतना ही रिस्क रहता है कि स्टॉक के प्राइस को नीचे आने का भी, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज होती है ऐसे स्टॉक्स में। अब दोस्तों इसके पास्ट के रिटर्न्स की बात करें तो इसने अच्छे रिटर्न दिए हुए। वन डे में थोड़ा सा हालांकि कम हुआ है, 1 वीक में 5%, 1 मंथ में 13%, 3 मंथ में 6%, 6 मंथ में 10%, ईयर टिल डेट में 3%, 1 ईयर में 84%, 2 ईयर में 132%, 3 ईयर में 317%, 4 ईयर में 408%, 5 ईयर में 509%, 10 ईयर में 1256%। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में इसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, शॉर्ट टर्म में भी कोई बुरा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। अब इसके बैलेंस शीट को देखते हुए अलग अलग सेगमेंट में इसके पिछले साल के रेवेन्यू से इस साल के रेवेन्यू को अगर हम कंपेयर करें दोस्तों, तो नौकरी पोर्टल जो इसका है इसमें इसका रेवेन्यू कम हुआ है, 9,067 मिलियन से 7,709 मिलियन हुआ है, यानी कि इसका जो रेवेन्यू है कम हुआ है। इवन दो इसने जो नौकरी जो girlsjob.com है वो भी स्टार्ट कर दिया और जो freshernaukri.com है वो भी स्टार्ट कर दिया, उसके बावजूद भी कंपटीशन। दूसरा इसका जो 99 एकड़ जो रियल एस्टेट का है उसका भी, रियल एस्टेट इसमें भी रेवेन्यू कम हुआ है। रियल एस्टेट का हालांकि हम मान सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट वगैरह इस टाइम पे कम हुए हैं, शहरों से लोग गाँव की तरफ जा रहे थे, तो ना ही रेंट में इसको रेवेन्यू आ पाया, जो रेंट वाले जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे वो इसके उसमें ऐड डाल पाए, ना ही जो सेलिंग हो रही थी उतना नहीं हो रही थी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, तो इस वजह से इसके इसमें कमी आ सकती है, तो ये लाजमी है। बट ये भी इसमें भी कहीं ना कहीं कंपटीशन का फर्क तो पड़ा ही है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अलग जो मैजिक ब्रिक्स टाइप की कंपनीज हैं वो भी अभी आ चुके हैं, अलग अलग हैं, तो इसका ये भी फर्क है। और बात करें इसके अदर सेगमेंट में तो 1379 मिलियन से 1538 मिलियन हुआ, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो बढ़ोतरी है जोमेटो और इस तरीके के जो बिजनेस है उसकी वजह से हुई है, तो ये हम पॉजिटिव थोड़ा सा मान सकते हैं। अब सीधा चलते हैं इसके चार्ट्स पे, वहां पे हम ये एनालाइज करते हैं कि इसमें करना क्या है। तो दोस्तों हमने इसके पॉजिटिव्स भी देख लिए, इसके नेगेटिव्स भी देख लिए। अब हमें क्या इसमें ज्यादा हैवी लगता है? हैवी इसमें दोस्तों मेरे को नेगेटिव लगता है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है बुक करवा सकते हैं, अभी ये और नीचे जाने की पूरी संभावना है। देखो बता क्यों रहा हूं, अगर ये एक स्मॉल साइज कंपनी होती ना तो इसमें इतना मतलब ये नहीं रहता, उसमें तो फिर हम मौका देखते कि नीचे आए तो और हम ऐड करें करके, है ना। लेकिन ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, और वैल्यूएशन आप देख रहे हो 40 50 टाइम प्राइस टू बुक है। हालांकि जिस हिसाब से एक्विजिशन वगैरह कर रही है वो ठीक है, लेकिन एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि मार्केट में कंपटीशन इसका बहुत ज्यादा हो गया है। अभी आज की डेट में कोई भी अपनी ऐप बना ले रहा है। आप देखेंगे मैट्रोमोनियल साइट, अभी हर स्टेट में अलग अलग मैट्रोमोनियल साइट आ गई। बंगाली वेडिंग मैट्रोमोनियल साइट, गुजराती मैट्रोमोनियल साइट, मराठी मेट्रो, अलग अलग एरिया में अलग अलग आ गई। तो मेट्रोमोनियल साइट पे इस पर तगड़ा कंपटीशन बनने वाला है, इसको मिलने वाला है। रेवेन्यू ज्यादा करने के बावजूद भी ये मार्जिन उसमें नहीं बना पाएगी, है ना, ये होता है। और उसके बाद में रियल एस्टेट में काफी सारे आ गए, नौकरी.com के लेवल की काफी कंपनी आ गई। इसका ये अब इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती कि एक ऐप बनाओ और एक ऑफिस एस्टेब्लिश करो, उसके बाद में वहां बैठा दो, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का काम थोड़ी है यार, और इतना ज्यादा मतलब मगजमारी वाला भी कोई काम नहीं रहता, कोई भी स्टार्ट कर सकता है इस काम को। तो इस वजह से इस कंपनी को ग्रोथ करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके, अब लोग बोलते हैं यार इसके जोमेटो के बिजनेस से और इसका जो फूड डिलीवरी का, उसमें नहीं कोई दूसरा एंटर कर सकता क्या? ओला उबर आ गई तो क्या अभी ये है कि सिक्योर हो गया क्या ओला उबर ही है?
या जोमेटो और स्विगी आ गई तो अब ये दोनों का ही हो गया और कोई नहीं कर सकता, कोई भी एंटर कर सकता है। एक छोटे लेवल पे अगर किसी ने एंटर कर दिया, इंडिया के अंदर में अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक एक आदमी भी अपना काम अगर इस तरीके का सोचे अपने डिस्ट्रिक्ट में एडवर्टीजमेंट करने का और उसके बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का ही काम करने का, तो इसको छोटे प्लेयर काफी मतलब चैलेंजेस दे सकते हैं ऐसी कंपनीज को। आप समझो जरा इस चीज को। मैं जैसे मुंबई में रहता हूँ, आप जैसे कहीं भी रहते हो, आप आपके एरिया का सोचो। अगर आप चाहो तो आप ये नहीं कर सकते कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रेस्टोरेंट है उनसे टाई अप कर लिया आपने और डिलीवरी का ऑर्डर उनसे ले लिया और उस तरीके से अपने एरिया में काम चालू कर दिया। तो हो सकता है ये भी, इसको छोटे लेवल पे भी कंपटीशन मिल सकता है। तो एक तरीके से मुझे ये समझ आ रहा है दोस्तों कि अभी तो इस कंपनी में मैं, अगर मेरे से आप पर्सनली बोलोगे, मैं एंटर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हालांकि ये जो कंपनी है टाइम टू टाइम नए नए एक्विजिशन वगैरह करती रहती है, लेकिन फिर बात वही आती है ना, एक्विजिशन कर रही है लेकिन प्रमोटर स्टेक अपने बेचे जा रहे हैं, एफआईज अपनी स्टेक बेचे जा रहे हैं। प्रमोटर किसको बेच रहे हैं, एफआईज किसको बेच रहे हैं? या तो फिर खरीदने वाले कोई फंड वगैरह होते, ये बेच रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को। कौन खरीद रहा है वो स्टेक्स वगैरह यार? तो इतना अगर मतलब सप्लाई हो जाएगा मार्केट में तो फिर क्या होगा? अब फ्री फ्लोट का मैंने बता ही दिया कितना कम है, तो बबल बहुत जल्दी बनता है ऐसे में। और अगर किसी ने तगड़े डंप कर दिया इस तरीके से तो उस हिसाब से फिर और तगड़ा मैटर हो सकता है। मैं इसमें आपको यही सलाह दूंगा दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट में है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। ऑब्वियसली ये कंपनी जो है नीचे आएगी, थोड़ा सा ये डिस्काउंट पर अपने को मिलेगी दोस्तों। अभी अगर ये बढ़ रहा है या कुछ टाइम तक नहीं आता है तो ऐसा मत सोचना कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के भी इसमें मेरे को कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो फायदा नहीं है अपना पैसा इसमें ब्लॉक करके। इससे अच्छा है ग्रोथ की काफी अदर कंपनीज में भी संभावनाएं दिख रही हैं, तो उन कंपनीज में पैसा लगाओ यार। लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपके थॉट्स वगैरह अलग हो सकते हैं, तो आप आपके हिसाब से डिसीजन लो। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट डेली बेसिस पे चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप चेक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप ये नहीं चेक कर रहे तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं, जिससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की जो टोटल रिसर्च है वो आपको 15 से 20 मिनट के वीडियो में मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 99% चीजें हमने डाली हुई हैं, की पॉइंट हमने हाईलाइट करके रखे हुए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में मेरा मेल आईडी है, मुझे मेल कर सकते हैं। इससे आपका टाइम तो बचता ही है, साथ ही आप इसको अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हैं। जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं आप किसी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे भी इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे आपका जो फ्री टाइम है उसका भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने टाइम का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।